नहीं किया है भैया, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या है भैया, हमारे पास पहला क्वेश्चन था के ऑफ 1/50 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन इज 0.001735 ओम सेंटीमीटर इनवर्स एंड आर इज 100 ओम। कैलकुलेट, तुमको सेल कांस्टेंट निकालना है। देखो 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए पढ़े थे। देखो 1/ρ को हम के बोले थे, 1/r को हम सी बोले थे और एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट बोले थे, सही है क्या। तो सेल कांस्टेंट का सेल कांस्टेंट आ गया 1/r इंटू के, तो ये r इंटू के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू आर, के इंटू आर, ये हमारा इतना आ गया। अरे आ गया ना। चलो अगला देखो, लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अरे ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे और हमको पता है, देखो केसीएल, जब तुम इस केसीएल को तोड़ोगे ना भाई, तो ये टूटेगा हमारा के प्लस प्लस सीएल माइनस में, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना दिख रहा है तुमको, 1। तो भैया एन फैक्टर हमारा 1 है, तो क्या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा क्या। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यहाँ पे मोलरिटी भी डालता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे देखो 0.001735 इंटू 1000 अपॉन 1/50, 1/50 ऊपर, ये 50 ऊपर चला गया, तो ये देखो 1 2 3 4 को 0, तो ये देखो 1 2 3 4 17.35, 17.35 गुने 5 तो आ जाएगा 86.75। कोई दिक्कत। अरे क्या पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या, नहीं बोलेगा सब। अरे पहला सवाल में कोई दिक्कत है, पहले क्वेश्चन में कोई तकलीफ है तो बोलो। अगर पहले क्वेश्चन में अगर कोई भी तकलीफ हो तो भाई बोलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलो जल्दी। कोई दिक्कत है क्या, पक्की बात, इसको हटाए। चलो अगला सवाल बोलो जरा, अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया था भैया क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था बोलो जरा। दूसरा क्वेश्चन किए हो क्या, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है, पहला क्वेश्चन बन गया था। चलो आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ, इधर देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 मोलर मोनोबेसिक एसिड, मतलब HX मान ले, मोनोबेसिक एसिड मतलब AOH प्लस देगा। मोनोबेसिक एसिड इज 50 ओम, कितना दिया है भैया हमारे को, 50 ओम। और इसमें जो हम लोग क्या किए, इन विच द कंडक्टिविटी सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस का मतलब लेंथ कितना दिया है 1.8 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना दिया है भैया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये तुमको एरिया दिया है और ये तुमको लेंथ दिया है। अरे सही है क्या, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और तुमको लेंथ दिया है, क्या वॉल्यूम निकल जाएगा क्या। अरे एरिया है और लेंथ है, वॉल्यूम निकलेगा या नहीं निकलेगा भैया, निकल जाएगा ना भैया। देन कैलकुलेट, तो तुमसे बोला है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट करना है ना, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, अरे वॉल्यूम क्यूब, तो देखो एरिया इंटू आ जाएगा भाई। अरे लेंथ को तुम हाइट मान लो, कोई दिक्कत हो रही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर इंटू 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.8 इंटू 5.4, करो जरा कितना आएगा हमारा। अरे भाई ये वाला डाटा कितना आएगा हमारा वॉल्यूम, चलो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया 1.8 सेंटीमीटर इंटू 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, 1.8 इंटू 5.4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकल गया हमारा। अरे वॉल्यूम निकला नहीं निकला, अच्छा यार याद करो, मैंने तुमको फॉर्मूला कुछ बताया था लेमडा एम का, लेमडा एम का फॉर्मूला बताया था क्या वी के रेस्पेक्ट में, बताओ तो जरा क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या था हमारे पास। अरे याद है हम लोग यार क्या क्या बताए थे, कप्पा इंटू 1000 अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब, याद है नहीं याद है। तो क्या तुम मोलर कंडक्टिविटी यहां से निकाल सकते हो, मोलर दिया है तो, अरे मोलर कंडक्टिविटी पहले तो कप्पा निकालना पड़ेगा यार, तुमको कप्पा दिया है क्या, अरे बोलो ना, अरे कप्पा का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या। अच्छा क्या तुमको लेंथ दिया हुआ है क्या, क्या एरिया दिया हुआ है क्या, क्या रेजिस्टेंस दिया है क्या, तो क्या कप्पा निकल जाएगा क्या। अरे बोलो याद करो 1/ρ, अभी हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A था क्या। अरे 1/ρ को हम कप्पा बोल रहे थे क्या, अब 1/r हमारा क्या दिया है
1/r कितना दिया 50, मतलब 1/50 हो जाएगा, एल हो जाएगा 1.8 और ए हो जाएगा 5.4, मतलब ये हमारा कितना बनेगा बताओ तो जरा, ये हमारा बनेगा कप्पा इज इक्वल टू बोलो 1/50 गुने 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये से ये कट गया, अबे 18 तिरका 54, मतलब 3 बार में गया, तो ये नीचे हो गया 150, तो ये हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/150 सेंटीमीटर इनवर्स। अरे ओम इनवर्स, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है ना, तो ओम इनवर्स होगा। अरे क्या तुमको कप्पा निकल गया क्या? अरे कप्पा निकला या नहीं निकला भाई? अच्छा मोनोबेसिक एसिड है तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा हमारा, एक OH प्लस देगा भैया, मात्र एक OH प्लस, नॉट मोर देन दैट। तो भैया इसका एन फैक्टर कितना आएगा हमारा, तो भैया इसका जो HX है हमारे पास क्या है HX, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो जरा। एन फैक्टर जब ये टूटेगा तो टूटेगा H प्लस प्लस X माइनस में, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1, तो कुल मिला के एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी हो गया क्या? अरे बोलो ना, क्या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा क्या? सही है ना, मतलब कोई भी एक निकाल लो बात खत्म। मतलब लेमडा कंडक्टिविटी, मतलब ये क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी लिख सकते हो। अरे दोनों तो सेम है ना, अरे एन फैक्टर 1 हो जाने की वजह से दोनों तो सेम हो गया ना भाई, तो कुछ लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कप्पा कितना आया है 1/150 गुने 1000 बट्टे 1/10, देखो 1/10 सही है। अरे क्या 1 0 से ये 1 0 गया क्या, तो क्या ये 1000/15 हो गया क्या? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000/15। जब तुम इसको काटोगे तो ये 15 छक 90, मतलब आ जाएगा 66.666 इस तरह से आएगा, 666 इस तरह से आते बढ़ते चला जाएगा। अरे क्लियर है भाई, और EQ भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 66.66। कोई दिक्कत? मोलरिटी 1 कहाँ लिए, 1/10 हमारे को दिया है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 मोलर मतलब डेसी मोलर, HX इज इतना। मोलरिटी तो दिया ना 1/10, क्या दिक्कत है? फिर नहीं समझ पा रहे बोलो ना, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल रहा है नहीं समझ में आया? आ गया क्या तुमको समझ में? पक्की बात? तुम A/L लिख, L/L होता है, L/A होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आसान था ना भाई? अरे क्या दोनों क्वेश्चन आसान था क्या? हो गया यहां तक? मिटा दें? आज खत्म करना है क्या? इसके खत्म होने के बाद तो तुम्हारा सिलेबस से खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर तुमको छोटा सा लग रहा है क्या? ये चैप्टर तुमको छोटा सा लग रहा है क्या? ये अभी तक खत्म हो गया रहता है, जो बीच में चालू हो गया ना हमारा ऑर्गेनिक, तो ये अल्टरनेट हो गया ना, इसलिए अब तो 3 दिन ना हो रहा है, इसलिए बच गया, ना तो अभी तक तो कब का खत्म हो गया रहता। क्लियर है? चलो हो गया क्या यहाँ तक? अरे मिटा दूं मैं? चलो 2 दिन मैक्सिमम। आज हमारा पहला दिन है ना क्लास इसका।
इस वीक का एक दिन संडे को क्लास देगा क्या तुम लोग? अरे तो पहला दिन तो तुम लोग कितना देर पढ़ा था तुमको याद नहीं है क्या? सब पूरा कंसिडरेबल आउटपुट नहीं निकला था। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, लिखेंगे जरा। क्वेश्चन लिखना, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। एगो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with a solution of concentration 0.1 molar is 100 ohm। 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन है एक सॉल्यूशन का, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है हमारे को? 100 ओम दिया है। देन conductivity of this solution is, अच्छा कंडक्टिविटी दिया है मतलब तुमको कप्पा दिया है भाई, ये सब ध्यान रखा करो। ये तुमको क्या दिया है भैया? कप्पा दिया है ना। कप्पा कितना दे दिया तुमको? 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ the same cell is filled with 0.02 molar in same cell is 520 ohm। 520 ohm। Then the molar conductivity of 0.02 molar solution will be। चलो ये तुमको निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आइए क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बनाओ। क्वेश्चन पूछा है, वापस सुनना। जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 100 ओम, लेकिन जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है तब उसी सेल का रेजिस्टेंस आ रहा है 520 ओम। तो बताना है कि लेमडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। हाँ निकालो। तुमको रेजिस्टेंस दिया है, कंसंट्रेशन दिया है। ये सवाल बना लो भाई, डेयरी मिल्क देंगे पक्का 20 रुपए वाला, ये फिक्स है। वो मिले चाहे नहीं मिले लेकिन डेयरी मिल्क फिक्स मिलेगा। ये हम बोले ना भाई, कसम से बता रहे हैं, इसका कसम, बहुत मेरा कसम का। ठीक, बनाओ 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 जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं।
भाई इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सवाल है, करो भाई। ये जो सवाल है ना वो एकदम निहायती सच में एकदम आसान सवाल है। बस तुमको थोड़ा सा सोचना है। दो को अलग अलग डाटा दिया है, बस उसी डाटा के बेसिस पे तुमको सोचना है। बराबर क्लियर है? तुम बस ये ध्यान रखना कि तुमको मोलर कंडक्टिविटी 0.02 मोलर का पूछा है, 0.1 मोलर का नहीं। बराबर है क्या? तो हमको कप्पा भी किसका चाहिए? 0.02 मोलर का कप्पा चाहिए। बराबर है क्या? अभी तक बन जाना चाहिए था इतना देर में। तो कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन है नहीं है भाई। खट 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 खत्म हो जाता है फटाक से। इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। जल्दी कर। बस क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है ना तुमको, यार देखो क्वेश्चन हमारे को जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मूव करो, तुमको समझ में आ जाएगा। अरे पहली बार में तुमको कप्पा दिया हुआ है क्या? पहले का कप्पा दिया हुआ है तुमको? चलो आ जाओ, अब देखते हैं। चलो आ जाओ, इधर देखो भाई, निकाल लेना। चलो इधर देखो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखो, है ना। सबसे पहले केस 1 देखे क्या हम लोग? केस 1 देखते हैं। सबसे पहला हमारा केस क्या है? 1। केस 1 में हमारे को कप्पा कितना दिया है? बोलो 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आर कितना दिया है? 100 ओम। और कंसंट्रेशन कितना दिया, मतलब मोलरिटी कितना दिया है? 0.1 मोलर। अरे दिया है, ये दिया ना। अच्छा बताओ तो हमारे को, इधर देखना, हमारा जो फाइनल पूछा गया है वो मोलर कंडक्टिव, ऐसे आंसर मिल जाएगा, अभी देखते हैं, ठीक है। हमारे को फाइनल मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। और भैया मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे लिए? देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए, समझना, इधर देखो, हमारे लिए इस मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब तुमको लगेगा कि कप्पा दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, निकाल लेंगे। अरे तुमसे पूछा है 0.02 मोलर का, तो मोलरिटी तो दे दिया तुमको, 1000 कांस्टेंट है, लेकिन कप्पा किसका निकालोगे? इसका या इसका? अरे कप्पा मुझे इसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ तुम केस 1 से क्या निकाल सकते हो कप्पा के टर्म में? सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कप्पा इज इक्वल टू, बोलो 1/r इंटू सेल कांस्टेंट होता है। अच्छा सेल कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या होता है? L/A होता है क्या? अरे बताओ, क्या हम एक सॉल्यूशन है मेरे पास, उसका कंसेंट्रेशन हम 0.1 रखे चाहे 0.02 लगे, क्या उसका लेंथ बदल जाएगा? क्या उसका ब्रेथ बदल जाएगा? क्या उसका हाइट बदल जाएगा? नहीं, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं बदलेगा, मतलब सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, चाहे तुम कितना भी कंसेंट्रेशन बदल दो। अरे कंसेंट्रेशन बदल देने से लेंथ ब्रेथ थोड़ी बदलेगा, तो दोनों का सेल कांस्टेंट सेम आएगा मेरा। मतलब ये हमारा हो गया कप्पा, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू कितना दे दिया मेरे को? अरे ये कितना दिया भैया? 1.29 इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। अरे है, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? कप्पा इंटू आर, ये हो जाएगा 1.29 इंटू 100, क्या 129 आ जाएगा क्या? अरे क्या सेल कांस्टेंट मेरे को 29 आएगा क्या? अब बताओ मेरे को जो ये कप्पा लिखना है, ये कप्पा लिखना है या कप्पा डैश लिखना है? अरे ये कप्पा हम यूज, इसका कप्पा तो दिया ही हुआ है, हमको इसका कप्पा चाहिए, इसके लिए कप्पा चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे इसके लिए मुझे कप्पा चाहिए, देखो ना इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसके लिए मुझे कप्पा चाहिए भैया, तब जाके हम निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो भाई? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब डालो केस सेकंड केस। सेकंड केस में तुमको क्या दे दिया है? R इज इक्वल टू 520 ओम दिया है। कप्पा डैश हमको नहीं मालूम,
मोलरिटी दिया है 0.02 मोलर, इससे क्या घिउरा निकलेगा? पहले तुम कप्पा निकालना पड़ेगा, तब ना तुम मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाएगा। और तुमसे इसी का ना मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो पहले तो कप्पा का जरूरत है तुमको मोलर कंडक्टिविटी के लिए, कप्पा डैश का। अरे बोलो रे, तो देखना ऐसा लिख सकते हो, कप्पा डैश इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। क्या सेल कॉन्स्टेंट बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा, मतलब सेल कॉन्स्टेंट कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे 129। मतलब यहाँ पे हमारा जो कप्पा डैश होगा, जो कप्पा डैश होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 129 सेल कांस्टेंट अपॉन कितना r, ये हो जाएगा 520 ओम। सही है? अरे क्या कप्पा डैश मेरे को निकल गया क्या? अब कप्पा डैश मालूम है 1000 पता है, मोलर क्या मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा डैश इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 129/520 गुने 1000/0.02। सही है? आ गई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अरे ये 520 है ना, तो क्या यही आंसर होगा क्या हमारे पास? बिल्कुल हमारा वही आंसर होगा। क्लियर है भाई? बोलो नहीं समझ में? हाँ, कप्पा डैश इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट बदलना नहीं है, और सेकंड केस के लिए r कितना दिया है 520 ओम। 520 ओम डालते 129/520। नहीं आया? बस तुमको यही सोचना था कि इसमें सेल कांस्टेंट नहीं दिया है, इसमें सेल कांस्टेंट तुमको दिया है, खत्म बात। क्योंकि निकालने का तरीका दिया है, ना इसमें कप्पा दिया ना सेल कांस्टेंट दिया। तो सेल कांस्टेंट वहां से निकाल लेंगे, कप्पा यहां से निकाल लेंगे, खत्म बात। अपॉन मोलरिटी m है, मोलरिटी है वो। हो गया क्या यहां तक? अभी क्वेश्चन समझ में आया क्या किस प्रकार का आएगा? अरे ये आसान ही सवाल है भाई, लग रहा होगा टफ का, कि टॉपिक बहुत दिन से चल रहा है ना, तो जब टॉपिक बहुत दिन से चलता है तो लोगों को टफ लगने लगता है। ठीक है भाई, पर ऐसा कुछ है नहीं। मिटा दें? तुम लिखा है, कॉपी चेक करेंगे पूरा अभी तुम्हारा, कल से लेके आज तक का पूरा फेयर चाहिए हमको, पिछले 10 दिन का। बुआ पिछले 10 दिन से तुम क्लास कर रहा है, 11 दिन से। अब बोल तो नहीं कर रहा है, 11 दिन, आज 11 तारीख है। बउआ हम बोले थे कि पीछे वाला लिखो, उसके बाद लिखते चलो। अब तुमको इतना दिन लग गया पीछे वाला लिखने में? तुमको पता है अगर आदमी औकात पे आ जाती एक दिन में पूरा पीछे वाला लिख सकता है? हाँ तो क्या, नहीं लिख सकता था तो फोटो कॉपी करा के बीच में स्टेपल कर देता, पेज के अंदर चिपका देता। हाँ तो 11 दिन लग गया तुमको फोटो को, मतलब रोज दिन एक वो पेज करवा रहा है क्या? हैं? ये तो हद है भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम, जल्दी करो। नहीं तो फोटो कॉपी कराओ जहां से छूटा हुआ है, उसको मस्त स्पाइरल में बनवा लो, स्पाइरल कॉपी के फॉर्म में उसको रख लो, कहीं भी बन जाएगा। यहाँ पे एक न्यू बिहार फोटो स्टेट है ना, ये ब्रिज बिहारी गली है, उसके ठीक सामने को मार्केट है, उसी में जाएगा तो मिल जाएगा। हाँ, ये कौन सा टॉपिक? किसका कॉपी है भाई? इस सर खुद से लिखे हुए हैं भाई, ये पूरा करके दे देगा तुमको। हाँ तो वाह, चलो यहां तक हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ? इधर का मिटा दे, उधर का मिटा दे, वहां तक लिखा है तो लिखना था।
चलो हो गया क्या? इसीलिए तुम लोग गाली सुनता है, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। क्या हम सब सुन लेते हैं भाई? हैं? करेंगे अभी। माइक ना, चलो मिटा दें। चलो अब बहुत हो गया भाई, बगल अगल से छापो। चलो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बस यही एक वैरायटी है क्वेश्चन का जो तुमको यहां से मिलेगा करने को, बराबर है क्या? इससे बेहतर और कुछ नहीं आ सकता, बराबर है क्या? बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है भाई? इससे ज्यादा मुश्किल कुछ आएगा नहीं। क्लियर है? यहां तक समझ में आई नहीं आई? अब वही हम लोग जो हमेशा बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन टॉपिक डालेंगे। मतलब समझ रहे हो, फैक्टर अफेक्टिंग खत्म होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। पार्ट ए भी फैक्टर अफेक्टिंग पे खत्म हुआ था, पार्ट बी भी फैक्टर अफेक्टिंग पे खत्म हुआ था, और पार्ट सी भी इसी पे खत्म हुआ। हाँ वही आएगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा फिर। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। टॉपिक डालो, अरे बात नहीं करो यार तुम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखेंगे कल खत्म होगा या नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो गया। अब यार तुम लोग यार टॉपिक को नहीं डालता यार जल्दी जल्दी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब क्या क्या फैक्टर है जो करंट को कंडक्ट होने से रोक सकता है या उसको प्रमोट कर सकता है, बस हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका नेचर। सबसे पहले क्या होगा भैया हमारे पास, अरे सॉल्यूशन ही ना है, तो हमारे पास होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जो कम टूटेगा वो कम कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। सही बात गलत बात? तो पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमारा पहला फैक्टर क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अरे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो टूटने वाला है, अरे जो टूटता है उसी की बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लो HCl टूट जाएगा, H+ और Cl- है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बात किया था या नहीं किया था? तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अरे तुरंत टूट जाएगा ना, या फिर ज्यादा टूटेगा ना। एक हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन 100% होगा, मतलब जैगो मॉलिक्यूल डालोगे सारा टूट जाएगा, जैसे नमक NaCl। अरे जितना नमक डालेगा सब टूट जाएगा ना भैया। तो हमारे पास हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा हमारा वीक। अच्छा स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे? जो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट हो जाए। जो 100% डिसोसिएशन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 100%, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 है ना भाई। और दूसरा वो होगा जिसका अल्फा जो होगा वो लेस देन 1 होगा। सही है? मतलब 100% अल्फा नहीं होगा, अल्फा इज लेस देन 1। अल्फा जो है वो 1 से कम होता है। अगर अल्फा 1 से कम होता है इसका मतलब उसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है। अगर पूरा का पूरा, जैसे मान लो 10 मॉलिक्यूल हम डाले
और 10 के 10 मॉलिक्यूल अगर ना टूटे, अगर हम 10 मॉलिक्यूल डाले और 10 के 10 मॉलिक्यूल हमारे ना टूटे, तब उनको अपन क्या बोलते हैं भैया? तब उसको अपन क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वीक इलेक्ट्रो। अगर 10 मॉलिक्यूल डाला और 10 के 10 मॉलिक्यूल पूरी तरह से टूट गए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तब अपन उसको क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब पूरा का पूरा टूटे, मतलब पूरी तरह से डिसोसिएशन हो, तो हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 100% मतलब 1 है, और अगर अल्फा 1 से कम होगा तब, जहां भी 100% डिसोसिएशन होगा वहां पे अल्फा क्या होगा भैया? 1 या फिर 100%, कुछ भी बोलो, बराबर है क्या? चलो आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेट करो भैया। अब चलो स्ट्रॉन्ग की तरफ लिखेंगे अपन, समझना समझना। अरे ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयन बनेगा। अरे बोलो, अरे ज्यादा टूटेगा तो आयन ज्यादा बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ज्यादा होगा ना। अरे बोलो भाई, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ज्यादा होगा क्या? तो स्ट्रॉन्ग की तरफ लिखेंगे, हाँ तो स्ट्रॉन्ग की तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस मोर, नंबर ऑफ आयंस मोर, कंडक्टेंस मोर। ज्यादा कंडक्टेंस होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा। देखो, नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। हो गया भैया? एग्जाम्पल के तौर पे लिखना कौन कौन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे जितने भी एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी पढ़ा है ना भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट। अरे भैया दुनिया का जितना भी सॉल्ट है ना भैया, जितना भी नमक है, वो सबका सब स्ट्रॉन्ग ही होता है। वापस से बोल रहा हूं भैया, दुनिया का जितना नमक है वो सबके सब क्या होते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग। चाहे वो NaCl हो, चाहे वो NaF हो, चाहे Na बिहार हो, चाहे NaI हो, चाहे Na2SO4 हो, चाहे Na बिहार समझ में आ रहा? Na बिहार हो, चाहे NaI हो, चाहे हमारे पास Na2SO4 हो, चाहे Na2CO3 हो, चाहे NaHCO3 हो, चाहे NaNO3 हो, चाहे NaNO2 हो, चाहे कोई सा भी सॉल्ट हो, अगर हमारे पास सॉल्ट है तो वो फिक्स है कि कैसा होगा भैया? स्ट्रॉन्ग। मतलब एकदम फिक्स कर लो भैया। और एसिड की बात करें तो एसिड का भी नेचर दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो तुमको पूरा लिस्ट है ना, वो हम बताया जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहाँ बताएंगे हम लोग? आयनिक 11th का एक टॉपिक है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, हम लोग वहां पे, अभी तुम लोग का वो चैप्टर हुआ नहीं ना है, नहीं ना, उसमें बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। जैसे कि H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 क्या है भैया हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे ही बहुत सारे एसिड ऐसे भी होंगे जो वीक होंगे, जैसे कि देखो जरा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये कैसा है हमारा? वीक एसिड होता है। ये कैसा होता है हमारा? वीक एसिड। जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड है ना, जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड है वो कैसे होते हैं भैया? हमारे वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास? वीक एसिड। क्लियर है भाई? अरे आई बात समझ में नहीं आई? चलो तो वीक के तरफ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आयन ज्यादा नहीं होगा तो कंडक्टेंस भी कम होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आयन इज लेस। वीक के तरफ नंबर ऑफ आयन लेस, नंबर ऑफ आयन लेस तो कंडक्टेंस लेस, नंबर ऑफ आयन लेस तो कंडक्टेंस लेस। और इसके एग्जाम्पल में लिख लोगे भैया वीक एसिड कोमा वीक बेस। अरे एक वो ऐसे वीक एसिड का नाम बताओ जो H+ ना देके H+ रिसीव करता है, उसको हम कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं खेलने के लिए, और साथ ही गर्म पानी में घुलेबल होता है, और आंखों में हम लोग मारते हैं आंख के थोड़ा सा फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा एसिड है भैया? बोरिक एसिड। बिल्कुल सही बात है ना, बोरिक एसिड। उसका पूरा नाम, पूरा फॉर्मूला क्या है? H3BO3, जो क्या करता है भैया? H+ देता नहीं है, H+ OH माइनस लेता है। इसलिए हम उसको बोले थे, अरे मोनो बेसिक नहीं, उसको हम लोग ए प्रोटिक एसिड बोले थे, जो H+ नहीं दे। ए मतलब एब्सेंट, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन मतलब H+। जो H+ ना दे उसको ए प्रोटिक एसिड, जो H+ दे दे वो प्रोटिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक बात समझ में आई क्या? तो ये हमारा सबसे पहला फैक्टर हो गया, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत भाई? अरे यहां तक समझ में आई? चलो दूसरा है हमारे पास पॉइंट, दूसरा हमारे पास पॉइंट है भाई, दूसरा है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
अब तुम देखो, मान लो हम सॉल्यूशन बना लिए, क्या बना लिए हम लोग? अरे हम लोग क्या बना लिए भैया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अरे सॉल्यूशन में क्या क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब मान लो कि सॉल्वेंट का नेचर नहीं है, सॉल्वेंट का नेचर नहीं है कि सॉल्यूट को इधर उधर घूमने दे, ज्यादातर मतलब उसको एक जगह पे रहने दे, एकदम आराम से पाके घूमने अच्छे से ना दे। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें विस्कोसिटी है, क्या है भैया उसके अंदर? विस्कोसिटी। मतलब वो आयन को अच्छे से मूव करने नहीं दे रहा है। तो अगर आयन को अच्छे से मूव नहीं करने देगा तो बताओ करंट अच्छा पास होगा क्या? अरे होएगा या नहीं होएगा? तो भैया वो करंट अच्छा पास नहीं होगा। तो हमारे पास सॉल्वेंट भैया दो तरह का होता है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने प्रकार के हो गए भैया हमारे पास? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो भैया? अच्छा पोलर और नॉन पोलर तो तुम लोग जानते हैं भैया, जिसमें डाइपोल का, अरे जिसमें डाइपोल है वो पोलर है और जिसमें डाइपोल नहीं है वो नॉन पोलर। इसका मतलब जिसमें डेल्टा आयन है वो पोलर है। अरे पोलर का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन का तनातनी चलेगा, नहीं बताया था? पोलर का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन का तनातनी चला था या नहीं चला था? अब इलेक्ट्रॉन का तनातनी कब चलेगा? जब एक दूसरे का ईएन ज्यादा होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ईएन होता है 2.1, ऑक्सीजन का ईएन होता है 3.5। तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन की तरफ। जिसका ईएन ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का खींचा खींची चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का खींचा खींची चल रहा है, मतलब वो हमारा मॉलिक्यूल कैसा है भैया? मॉलिक्यूल नहीं, वो वाला बॉन्ड कैसा है हमारा? पोलर। मॉलिक्यूल तो ओवरऑल पोलरिटी पे डिपेंड करता है ना, पूरे बॉन्ड को मिला के। ठीक है भाई। तो हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट कितने प्रकार के हो गए भैया? दो प्रकार के। एक तो हो गया हमारा पोलर सॉल्वेंट और एक हो गया हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लिखेंगे भैया एक तरफ लिखना पोलर सॉल्वेंट और एक तरफ लिखना भैया नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? सही है क्या? एक तरफ हो गया हमारा पोलर सॉल्वेंट और एक तरफ हमारा क्या हो गया भैया? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अभी इसमें ओरिजिनली बहुत सारा है, मतलब लगभग 3-4 दिन का तो बच्चा ही हुआ है। 1 2 3 4 5 6 6। ये वाला हटा के, जो लिखा रहा हूं इसको हटा के, चलो लिखो जरा। इसमें लिखेंगे अपन पोलर नॉन पोलर, मतलब पोलर की तरफ लिखना डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। हाँ, इज नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल का साइन लगा के काट देना। अरे इक्वल का साइन लगा के काट दोगे तो नॉट इक्वल टू नहीं हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन पोलर की तरफ लिखना डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। सही है। अगला पोलर की तरफ लिखना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई। अब डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हम नहीं बताएंगे भैया। अरे के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर तुम पढ़ चुका है भैया। और भैया जो के था वो क्या था? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था भैया। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था ना के? नहीं था। और उसका डाटा जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल पोलर है और उतना बेहतर सॉल्वेंट है। हाँ चलो, यहां तक समझ में आया क्या? अरे यहां तक समझ में आ गया? तो पोलर सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई। नॉन पोलर की तरफ लिखना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लो। अच्छा, जो पोलर होगा उसके में इलेक्ट्रॉन का तनातनी चलेगा। अरे वो इलेक्ट्रॉन उन्हें खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इन्हें खींचेगा, तो इसके चक्कर में बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो बताओ डिसोसिएशन ज्यादा कि कम? ज्यादा। डिसोसिएशन मतलब टूटेगा, तो टूटेगा ज्यादा। अरे तनातनी चलेगा तो टूटबे नहीं करेगा। तो पोलर की तरफ लिखना डिसोसिएशन मोर, तब डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन मोर। अगर टूटेगा ज्यादा तो कंडक्शन भी ज्यादा करेगा। डिसोसिएशन मोर कॉमा कंडक्शन मोर। डिसोसिएशन मोर कॉमा कंडक्शन मोर। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन लेस तो कंडक्शन लेस। कंडक्शन लेस का मतलब ये नहीं कंडक्शन करबे नहीं करेगा, कंडक्शन लेस मतलब कम करेगा है। कंडक्शन लेस मत लिख देना सीधे एक साथ, है ना। कंडक्शन के
स्पेस देके लेस, डिसोसिएशन मोर, डिसोसिएशन लेस, कंडक्टेंस भी लेस। अरे पोलर के साइड लिखना है डिसोसिएशन मोर, कंडक्टेंस मोर। नॉन पोलर की तरफ लिखना है डिसोसिएशन लेस, कंडक्टेंस लेस। क्लियर है? पोलर की तरफ एग्जांपल लिख देना H2O वाटर, पोलर की तरफ एग्जांपल लिखना H2O दैट इज वाटर, और नॉन पोलर की तरफ लिख देना भैया बेंजीन। क्या बेंजीन नॉन पोलर है क्या? अरे ऋतिक, बेंजीन में क्या कार्बन था? 6। सबके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन का ईएन कितना होता है? अरे कार्बन का ईएन कितना होता है? 2.5। तो सब कार्बन का ईएन 2.5 है। अरे है ना? चलो, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मैं सारा कार्बन का ईएन वही 2.5 होगा। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन का तना तनी चलेगा क्या? अरे खींचा खींची खेलेगा क्या इलेक्ट्रॉन का? कोई खींचा खींची नहीं रहेगा। तो वो नॉन पोलर है कि पोलर? अरे वो कैसा हो गया हमारा? नॉन पोलर। समझ में आया नहीं आया? चलो अगला डालना, तीसरा टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट सीधे पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा है हमारा टेम्परेचर इफेक्ट। तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा हम वो बात करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? टेम्परेचर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा हम वो बात करेंगे। क्लियर है ना? चलो तो यहाँ पे लिखना बाई इन। अच्छा देखो, अगर कोई भी सॉल्यूशन है मेरे पास, अगर उसका तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टूटेगा ज्यादा, टूटेगा ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, मतलब करंट ज्यादा। अरे सही है ना? तो लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर में, टेम्परेचर वाले में, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोसिएशन इंक्रीजेज, टूटेगा ज्यादा, डिसोसिएशन इंक्रीजेज, डिसोसिएशन इंक्रीजेज, कोमा कंडक्टेंस इंक्रीजेज, तो कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। सही है? अरे सही है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो चौथा नंबर है हमारा इंटरैक्शन। चौथा नंबर है हमारा इंटरैक्शन। हम लोग इंटरैक्शन की बात कर रहे थे क्या? ओके, बहुत है इसमें अभी भी। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं इंटरैक्शन की। यही था ना हमारा तीसरा, टेम्परेचर इफेक्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और एक बता दिया होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बता दिया था क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और एक हमारा टेम्परेचर इफेक्ट। ये तीनों बात कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग आगे क्या बात करने जा रहे हैं? दैट इज द इंटरैक्शन। हम लोग इंटरैक्शन की बात करें तो इंटरैक्शन क्या होता है वो समझना। क्या आयन और आयन के बीच में इंटरैक्शन होता है कि नहीं होता है? अरे क्या आयन और आयन के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है? अब लड़का है लड़की है उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है? होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता? मान लो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो किसके चक्कर में रहेगा? करंट फ्लो करने के चक्कर में, आपस में पास पास आने के चक्कर में। बताओ जल्दी से। मान लो कि एक एक सॉल्यूशन में हमारे पास, जैसे देखना इधर, जैसे कि देखना हमारे पास बात करें, जैसे कि हमारे पास एक कैल्शियम +2 है और एक हमारे पास मान लो कि है CO3-2, जैसे ये हमारे पास 2 है बराबर। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ये पास पास आने के चक्कर में ज्यादा रहेगा कि कंडक्शन करने में ज्यादा रहेगा? कंडक्शन करना मतलब, कंडक्शन मतलब
ये भैया पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा तो उससे कंडक्शन होएगा, तो ये कहीं दूसरे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा ना, इसको करंट फ्लो करवाना है तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, केवल तभी ना हमारा करंट आ सकता है। अरे है ना, अभी तो साला कंडक्शन के चक्कर में कम और अपना सेटिंग में ज्यादा लगा हुआ है। अबे है कि नहीं रे? तो अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अगर ज्यादा हुआ तो क्या कंडक्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, अरे होगा ना भाई। अब बेचारा ई पॉजिटिव चार्ज को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बेटा तुमको इधर जाना, ये देखेगा एन का CO3 -2 है, तो बोलेगा अरे हमको उधर का लें, एन भेजो ना, है कि नहीं? तो बताओ इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अरे कहीं कहीं से उसको अट्रैक्शन आ रहा है ना। अब जैसे मान लो कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें मान लो 50-60 वो लड़की है, तो क्या होगा भैया? काम कम देखेंगे ज्यादा। अबे है कि नहीं रे? मजा क्या घूम रहा है, काम नहीं होगा फिर, है कि नहीं? कुल मिला के काम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भैया अपना जो मोबिलिटी है काम करने का वो कम हो गया है। वैसे ही हमारे पॉजिटिव चार्ज की जो मोबिलिटी होगी नेगेटिव को देख के, और नेगेटिव चार्ज की जो मोबिलिटी होगी, अब लड़की सब ऐसे करके नहीं देखती, लेकिन ऐसे करके तो देखवे कर दिया है कि नहीं, तो उन लोग का भी मोबिलिटी कम होता है और लड़का का भी मोबिलिटी कम होता है। क्या हो गया? अरे चलो, हाँ चलो आ जाओ। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं भैया, अगर आयन आयन के बीच में अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं? अगर आयन आयन के बीच में अगर इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा भैया? आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम मतलब घूम रहा है कम, अगर घूमेगा कम तो उसका कंडक्टेंस कम। अरे बोलो हाँ या ना? तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा भैया? अगर आयन आयन इंटरेक्शन क्या है भैया, इसमें हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? अगर हमारा आयन आयन इंटरेक्शन कैसा है भैया? आयन आयन इंटरेक्शन जो है कैसा है भैया? वो बहुत ज्यादा है, मतलब इंक्रीज हो गया, इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज कर गया तो फिर क्या होगा बोलो? क्या मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएगा क्या? अरे बोलो, मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीजेस, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। अरे सही है ना? और मोबिलिटी कम हो जाएगा तो बताओ कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी क्या? अरे क्या इसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा क्या? तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस, इसका कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। दूसरे इंटरेक्शन की बात करो जरा। दूसरा इंटरेक्शन है हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ, वापस से बोल रहा हूं भैया, दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट का इंटरेक्शन किसके साथ? अपने सॉल्वेंट के साथ, बराबर है क्या? जैसे मान लो, अरे देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे कि मरकरी की बात करो, अगर एक मरकरी और दूसरे मरकरी दोनों को पास लाओ तुरंत आपस में जुड़ जाता है। जुड़ता नहीं जुड़ता भैया? अरे मरकरी एक हमारे, मान लो मेरे पास मरकरी है, ये हमारे पास दूसरा मरकरी है, दोनों को जोड़ेगा तो भैया आसानी से जुड़ जाएगा। मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, दोनों सॉल्वेंट है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है ना भाई, तो आपस में जुड़ेगा। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो मूवमेंट कम करेगा। जैसे कौन विस्कस ज्यादा है? अब जो टूथपेस्ट का जो जेल है वो विस्कस ज्यादा है, या तेल गिराएगा वो विस्कस ज्यादा है? अरे जो टूथपेस्ट का जो जेल है वो ज्यादा विस्कस है, जैसे गिराएगा जहां गिरेगा वहीं पे गिरल रहेगा, तेल जहां गिरेगा वहां से फैलेगा, अगर फैलेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम है। और जो विस्कोसिटी मतलब भैया वो फैलने वाला, फैलने का टेंडेंसी या फिर नहीं फैलने, उसी को तो हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं। मतलब एक मतलब हमारा सरफेस के साथ जो अटैच होने का टेंडेंसी होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं विस्कोसिटी, बराबर है क्या? तो जब तुम, अगर हमारे पास पेस्ट है, टूथपेस्ट है, उसको अगर तुम ऐसे करो और गिरा दो, जब गिराएगा उसको पूरा, तो जहाँ पे गिरेगा वहीं पे रह जाएगा ना भैया। वहीं पे तुम घी को गिराओ, घी को गिराने के बाद थोड़ा पसरेगा कि नहीं पसरेगा? अबे जहाँ रहेगा वहां पे थोड़ा, आ जाओ चलो। तो घी जो है वो थोड़ा सा पसरेगा, क्लियर है भाई? एज कंपेयर टू पेस्ट जो घी होगा तो थोड़ा सा पसरेगा, तेल जो होगा वो थोड़ा दूर तक ट्रेवल करेगा। अभी जैसे मान लो ये हमारा एकदम फ्रेश सरफेस है ना, मान लो एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई क्या है हमारे पास एकदम स्मूथ, उस पर पेस्ट को गिराओ और उस पर तेल को गिराओ, कौन मूव करेगा भैया? तेल मूव करेगा, जबकि पेस्ट मूव नहीं करेगा। मतलब पेस्ट की विस्कोसिटी ज्यादा है और तेल का विस्कोसिटी कम है। अरे सही है ना भैया? तो जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ना भैया? अरे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बोलो, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर इंक्रीज करेगा बोलो, तो क्या विस्कोसिटी बढ़ जाएगी क्या? अरे क्या विस्कोसिटी बढ़ेगी क्या? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर विस्कोसिटी बढ़ गया तो वो मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, मतलब मोबिलिटी इसकी कम हो गई है भाई। अरे बोलो, क्या मोबिलिटी ऑफ आयन कम हो गया क्या? नहीं बोलेगा भैया। क्या मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज हुआ क्या? अगर मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज हुआ तो बताओ क्या कंडक्टेंस कम हो जाएगा क्या? क्या कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा क्या?
अच्छा सबसे पहले याद करो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया तो वो ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक। सही है? अरे सही है। और दूसरा था हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा करंट फ्लो होता है एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अरे बताया था कि नहीं भैया? पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा करंट फ्लो होता है एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अरे कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आयन ज्यादा टूटेगा, ज्यादा आयन तो भैया मोबिलिटी ज्यादा, और मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। लेकिन जब इंटरेक्शन की बात करो तो अगर आयन आयन इंटरेक्शन है तब भी कंडक्टेंस कम हो जाता है, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है तब भी हमारा कंडक्टेंस क्या हो जा रहा है भैया? कम हो रहा है। तो बताओ क्या इन चारों रिलेशन देख के क्या हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास मान लो कोई कंपाउंड गिवन है और तो बोलेगा कि भैया यहाँ पे तुम बताओ कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा और किसका कंडक्टेंस कम, तो तुम बता सकते हो या नहीं बता सकते भैया? अरे बता सकते हैं ना भाई? अरे बता सकते हैं या नहीं बता सकते भैया? चलो यहां तो कोई दिक्कत है क्या? आयन और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो पहला हो गया हमारा आयन आयन इंटरेक्शन, फिर हो गया हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या तीसरा इंटरेक्शन हो सकता है हमारा आयन और सॉल्वेंट के बीच में? क्या आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो सकता है? अच्छा बताओ, आयन और सॉल्वेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, इट मे बी अगर इंक्रीज हुआ, अगर मान लो जैसे कि Na+ और हमारे पास Cl-, अगर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो पानी में Na+ एकदम जुड़ा होगा एकदम टाइटली। अरे इंटरेक्शन ज्यादा होने का क्या मतलब है कि पानी में हमारा वो जुड़ा हुआ है एकदम जबरदस्त तरीके से। अब नहीं बोलेगा सब, अरे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? चलो आ जाओ, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 3 गो आयन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेते हैं भैया? 3 गो आयन। एक तो हमारे पास है लिथियम प्लस, एक है हमारे पास सोडियम प्लस, और एक है हमारे पास पोटेशियम प्लस। सबसे पहले बताओ, अरे इंटरेक्शन किसका ज्यादा होता है? जिसपे चार्ज ज्यादा साइज कम। अरे चार्ज ज्यादा साइज कम, उसी में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो बोलो क्या इसका साइज सबसे छोटा है क्या? तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इंटरेक्शन की बात करोगे तो इसको सराउंड करेगा पानी वाला मॉलिक्यूल। अरे पानी वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? लिथियम प्लस को सराउंड करेगा ना। तो देखो पानी का मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है। अरे क्लियर है क्या? ये पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेगा। काहे सराउंड करेगा? क्योंकि लिथियम आयन है, एक छोटा सा आयन है और उस पे चार्ज प्लस है। ये बड़ा सा है और उस पे चार्ज प्लस है, और ये उससे भी बड़ा है और उस पे चार्ज प्लस है। समझना जरा कैसे हुआ। देखो ये हमारे पास लिथियम प्लस हुआ और ये हमारे पास पानी है। तो बताओ क्या इसका अट्रैक्शन यहां तक आराम से रहेगा क्या? अरे ये लिथियम प्लस है। अब ये देखो ये हमारे पास सोडियम प्लस है। क्या है हमारे पास? और ये पानी को खींचना है। बताओ ये क्या इसका रेडियस ज्यादा है क्या? अरे दूरी ज्यादा हो गया ना भैया, तो कम खींचेगा ना भाई। अब ये देखो हमारे पास पोटेशियम प्लस है और यहाँ पे हमारा H2O है। क्या ये और दूरी ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे साइज जब बढ़ रहा है तो अंदर वाले प्रोटॉन से दूरी बढ़ रही है क्या? नहीं बोलेगा सब। अरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? अरे वो दूरी बढ़ गई ना भाई। अगर ये वाला दूरी ज्यादा है तो इसके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अरे कम अट्रैक्ट होगा इसके साथ, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला सबसे ज्यादा। अरे होगा ना। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम प्लस होंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम प्लस होगा और यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम प्लस होगा, तो मान लो सोडियम प्लस के पास मान लो पानी आ गया 6 गो, तो यहाँ पे उतना पानी होगा क्या? 5 गो होगा। अरे सही है। तो बताओ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर दिख रहा है तुमको? लिथियम प्लस में कि सोडियम में कि पोटेशियम में? तो सबसे ज्यादा तुमको इंटरेक्शन दिख रहा है लिथियम में, फिर दिख रहा है तुमको सोडियम में, और फिर दिख रहा है तुमको पोटेशियम में। अरे सही बात है ना। तो बताओ अब देखो पानी जुड़ने के बाद मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? अरे जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, जैसे कि हम अकेले इंसान हैं, आराम से मूव कर जाएंगे। अब एगो बच्चा को रख दो हमरे ऊपर, क्या अब कम मूव करेंगे? अब 2 गो बच्चा आ गया हमरे गोद में, क्या कम मूव करेंगे? अब 10 गो बच्चा आ गया भैया हमरे ऊपर, लाद दिया सब। अरे है कि नहीं रे? अबे अब क्या हम ऐसे ऐसे सरकेंगे? अबे ऐसे ऐसे सरकेंगे। अब मान लो 20 गो कर दिया, रुकिए जाएंगे। अब 10 गो और डाल दिया, रुकिए सुतिए जाएंगे। अब 20 गो और डालिए, मरिए जाएंगे इस बार। अबे है कि नहीं रे? बच्चा तो बच्चा ही होता है ना रे। हाँ तो अब तुम्हारे जैसे गधा को डालेंगे क्यों में मर जाएंगे? समझ में आया क्या? चलो आ जाओ। तो समझ में आ रहा क्या? तो जितना ज्यादा देखो छोटा सा आयन था लिथियम और उसमें पानी चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा था। तो पानी अगर चढ़ता गया तो भैया बताओ उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी क्या? अरे उसके चलने का स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? तो बताओ क्या मोबिलिटी कम हो गया क्या? तो ये इसका कम, तो इसका अपने आप ज्यादा हो जाएगा। और जो ज्यादा मूव करेगा उन्हें ज्यादा ना सामान ले जा सकता है, मतलब ज्यादा ना करंट फ्लो करवा सकता है।
तो बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा फिर? अरे कंडक्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा फिर? दैट इज पोटेशियम का कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द लिथियम प्लस। समझ में आया क्या? अरे आया नहीं आया? मतलब बड़े आयन के बीच में इंटरेक्शन काफी कम होता है। अगर बड़ा आयन के बीच में इंटरेक्शन कम है तो ज्यादा फ्लो करवाएगा किसका? करंट का। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो यहां तक बातें समझ में आई क्या? अरे बोलो क्या यहां तक क्लियर है क्या? ये हमारा खत्म हो गया, दैट इज द इंटरेक्शन। चारों पॉइंट खत्म। अरे हमारा चारों पॉइंट खत्म हो गया ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे याद रहेगा कि भूल जाएगा तुम लोग? अरे याद रहेगा या भूल जाएंगे अपन? वापस सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा। पोलर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा। पोलर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्शन ज्यादा हो। सब ज्यादा वाला बता रहा हूं। अरे यार देखो पहला पॉइंट क्या था हमारा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड था। अरे था या नहीं था? तो भैया जो स्ट्रॉन्ग है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जो पोलर होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें पोलर सॉल्वेंट होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका इंटरेक्शन कम होगा उसका कंडक्शन ज्यादा। इंटरेक्शन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम हो जा रहा है। देखो इंटरेक्शन ज्यादा कंडक्टेंस कम, इंटरेक्शन ज्यादा कंडक्टेंस कम, इंटरेक्शन ज्यादा कंडक्टेंस कम। दिख रहा है ना भाई? तो इंटरेक्शन कम होगा, जिसका इंटरेक्शन कम होगा आपस में, जिसका इंटरेक्शन कम होगा आपस में वो ज्यादा करंट को फ्लो करवाएगा। अबे ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे पक्की बात ना, समझ में आता है ना इंटरेक्शन क्या होता है? अरे कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करने लग जाए, या फिर पोलर पोलर आपस में आ गया। अरे पोलर पोलर आपस में आ गया तो दोनों पे चार्ज है, जब दोनों पे चार्ज होगा तो बोलेगा आओ हम लोग मिल लेते हैं आपस में। जब चार्ज तुम भी चार्ज हम भी, तो काला दूर रहना है कि नहीं रे? अबे दोनों मूड में है भाई। अबे नहीं आया समझ में? चलो आ जाओ। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, अपन इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्शन। क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तुमको बताना है कि किसमें कंडक्टेंस ज्यादा और किसमें कंडक्टेंस कम। सही है? चलो तुमको पहला कंपेयर करना है, केस 1 है हमारे पास। अरे ये ऑप्शन नहीं है भैया, सबको कंपेयर करना है। पहला है हमारे पास एक वायर है, वायर एल्यूमिनियम वायर है, मान लो एल्यूमिनियम वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एल्यूमिनियम वायर है, और एल्यूमिनियम वायर ही है हमारे पास जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? दूसरा हमारे पास 1 मोलर CH3COOH एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री पे है, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम है 1 मोलर CH3COOH एट 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो दोनों में से किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0.01 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन है, और दूसरा है हमारे पास कि हमारे पास 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। इन दोनों के बीच में कंडक्टेंस बताना है कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों में से किसका कंडक्टेंस ज्यादा है उसकी बात करना है। क्या ये ऑप्शन नहीं है ABCD? ठीक है भाई। चलो अगला है हमारे पास 0.1 मोलर CH3COOH है। ठीक है भाई, और इसका कंडक्टेंस निकालना है 0.01 मोलर CH3COOH के साथ। हाँ, आमने सामने में बताना है कि किसका ज्यादा किसका कम। आमने सामने वाले में बताना है कि किसका ज्यादा किसका। अच्छा, इसके लिए एक रिलेशन, जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना, उसके लिए एक रिलेशन याद रखना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C। मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा
अल्फा कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज्यादा, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा। ठीक है, अरे अल्फा का मतलब डिसोसिएशन से है ना। ये चौथा वाले के लिए कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट केवल किसके लिए हम लोग लगाए हैं, चौथे के लिए लगाए हैं। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे प्रियांशु अली खान, चलो जल्दी जल्दी चलो जाओ। चलो देखो, हमारे पास एक एल्यूमिनियम वायर है जो 25 डिग्री पे है, हमारे पास दूसरा एल्यूमिनियम वायर है जो 50 डिग्री पे है। बताओ कौन ज्यादा कंडक्शन करेगा, 50 डिग्री वाला या 25 डिग्री वाला? 50 डिग्री वाला, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो डिसोसिएशन ज्यादा होता है, डिसोसिएशन ज्यादा तो आयन ज्यादा, और आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। लेकिन हम ये कब बात किए थे, सॉल्यूशन के अंदर। अभी क्या है रे, मेटल, और मेटल के अंदर है तो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ना कंसेप्ट लगाएगा रे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला था, याद करो तो, RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां पे डेल्टा टी टेम्परेचर को ना दिखा रहा था रे, हैं? और टेम्परेचर तुम 50 डिग्री कर दिया, मतलब 25 डिग्री बढ़ा दिया है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? अबे मेटल ना है रे, एल्यूमिनियम क्या है? अबे एल्यूमिनियम क्या है? तो तुमको क्या लगा आसान सवाल होगा कि सीधे टेम्परेचर लगा देंगे या निकाल लेंगे? अरे हद है भाई, थोड़ा तो समझना चाहिए भाई, है कि नहीं प्रियांशु अली खान? अरे अगर ये नॉन मेटल होता, ये सॉल्यूशन होता, आयन होता, तब नहीं ये लगाता तुम। हम लोग क्या कंडीशन बात किए, जब हमारे पास आयन है तब ना। अरे हम तो यहाँ पे वायर दिए रे भाई, साफ लिखा है एल्यूमिनियम वायर, वायर, कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। तो तुम वायर लेके आएगा, उसके अंदर सॉल्यूशन मिलाएगा, उसके बाद टेम्परेचर को चेक करेगा, है कि नहीं रे? अभी तुम लोग यही ना किया है, अलग से सॉल्यूशन मिलाया होगा, एल्यूमिनियम वायर लेके आया होगा, उसको पानी में डुबा दिया होगा, एक बार डुबाया होगा 25 डिग्री पे, एक बार डुबाया होगा 50 डिग्री पे, और दोनों में कंडक्शन करवा के देखा होगा। बोल हाँ, बच्चों इंसान आएगा ना, अब ये अपने घर में वायरिंग ऐसी करवाएगा, एगो पाइप लेके आएगा दोनों तरफ से, जिसको ढक्कन बंद किया जा सके, और उसमें तार रख के पानी रख के उसका कंडक्शन करना है ना रे, ज्यादा कंडक्शन होगा। अरे होते भाई, समझ में आया क्या? अबे यहां समझने की कोशिश करो भाई, ये एल्यूमिनियम वायर है मतलब मेटल है, और मेटल है तब हम ये कंसेप्ट ना लगा के करंट इलेक्ट्रिसिटी जो तुम 12th का फिजिक्स में पढ़ा था वो लगाएंगे। फॉर्मूला था RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोल दो नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? फिजिक्स वाले सर को फोन करता भी, अगर बोल दिए कि पढ़ाए हैं, आंख फोड़ देंगे धक्के। पूछ लेना, फोटो खींच लो रे, कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे, ठीक है? अभी हम तुम निकलते साथ पूछेंगे, तुम लोग लबरे बतियाता है। उस दिन बोला था कि बताए हैं, आज बोल रहा है कि नहीं बताए हैं। RT इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे क्या है? अल्फा का मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं है रे, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है। यहाँ अल्फा क्या है भैया? कांस्टेंट। तुमको ये बात नहीं बताए थे? रे अनड़ा है क्या रे भाई? हम बोल रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तुम थर्मोडायनेमिक्स रट रहा है। हद इंसान है भाई, हम जब बोल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा तो तुम थर्मोडायनेमिक्स क्या रट रहा है भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बढ़ा है कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है मेटल का, तब बात खत्म। तो यही तो हम प्रूफ कर रहे हैं इससे। अरे रखो ना, चलो इधर देखो, इतना टाइम नहीं अपने पास, वो है हमको पता है। चलो आ जाओ, तो बताओ दोनों में से किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, 50 डिग्री पे कि 25 डिग्री पे? अरे 50 डिग्री पे कि 25 डिग्री पे? 25 की 50, जल्दी बोलो ना। अबे यार मेटल है हमारे पास तो कम टेम्परेचर, तो ये भैया इस पे हमारा कंडक्टेंस ज्यादा होगा, बराबर। अब इसका देखो, ये हमारे पास CH3COOH है 25 डिग्री पे, ये हमारे पास CH3COOH है 50 डिग्री पे। अब देखो दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया है क्या? तो बताओ क्या ये अब हमारे पास वायर है कि सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो टूटेगा ज्यादा। अबे जिसका टेम्परेचर ज्यादा, रे तुम लोग जो इधर उधर करता है ना, एकदम गजब लेके भैया। यहाँ चलो ये वाला बताओ तो इसके बारे में क्या बता रहे थे अभी, जल्दी। अगर नहीं बता पाया तो यहाँ आके बैठेगा अभी के अभी, जल्दी बोल जल्दी। किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा दोनों में, जल्दी बता। इसका ज्यादा होगा ना, चला यहाँ पे आ गया, तुम बताओ। इसका ज्यादा होगा ना, चल पीछे जाके बैठ, रीजन के साथ बता। यहाँ पे कौन सा रीजन लगाएगा, कौन सा रीजन लगाएगा, जल्दी बता ना। रीजन तुम्हारे पास है कि इसका ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा काहे हो गया है? ये वाला जल्दी बता भाई, ये वाला बता चुका हूं, ये वाला ज्यादा काहे हुआ है? कभी टेम्परेचर बताओ ना। तीसरा पॉइंट देखो तो कॉपी का तीसरा पॉइंट अभी देखा था।
हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोसिएशन इंक्रीजेज, मोबिलिटी इंक्रीजेज, कंडक्टेंस इंक्रीज। टेम्परेचर जिसका ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा, यही ना बात किए थे। तो ये 25 डिग्री 50 डिग्री, तो टेम्परेचर 25 डिग्री ज्यादा होता होगा 50 डिग्री से, 50 डिग्री। तो हम काहे उल्टा लगा दिए इसका मतलब, फिर काहे कि तुम नहीं समझा है। समझ में आया क्या? समझ में आया? तुम्हारा नुकसान हो गया ये चीज हम दोबारा नहीं बताएंगे, किसी कीमत पे नहीं बताएंगे। और ये तुमको नहीं समझ में आएगा कभी, तुम जब जब कॉपी पढ़ेगा तुम यहाँ पे कंफ्यूज होगा। हम तुमको ये चीज अब दोबारा नहीं समझाएंगे भैया। अभी पिछले 10 मिनट से नहीं वो चीज समझा रहे थे, ये दोनों आपस में पता नहीं कच्ची कर रहा था, पैर मिला मिले बोल कर रहा था दोनों गोरे। नहीं होता लड़का लड़की साथे बैठता था पैर से मारा मारी करता है, वही कर रहा था। करो, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान भाई तुम्हारा होगा, हम मेरा उसमें कुछ नहीं जाता भैया। हम तो बस इतना जानते हैं कि भाई जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्शन हो वहां से थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। से 25 डिग्री पे, ये हमारे पास CH3COH है 50 डिग्री पे। अरे है ना भाई? तो याद करो हमारा कंसेप्ट क्या लगाया था, हमारा कंसेप्ट क्या लगाया था भैया? तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गई ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग बात करें, देखो तीसरा पॉइंट पर हो गए भाई। देखो ये दोनों सेम है ना, देखो ये भी CH3CO, ये भी, ये दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम हो, जब कंसंट्रेशन सेम हो तो सिर्फ टेम्परेचर अलग है ना, तो टेम्परेचर अलग है। थर्ड पॉइंट लगाओगे, क्या लिखा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो कुल मिला के हमारा ये इस तरफ हो जाएगा। क्लियर भाई? अच्छा ये दोनों में बताओ, ये दोनों में जल्दी 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 बताना भैया। अरे ये दोनों में जल्दी बताओ भैया, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? अरे किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। देखो ये हमारे पास CH3COOH है और ये हमारे पास NaCl है। तो बताओ, Na हमारे पास सॉल्ट है और इधर हमारे पास वीक एसिड है। अरे सॉल्ट तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। अरे दोनों इलेक्ट्रोलाइट है ना, अरे दोनों इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो याद करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखवाया था सबसे पहला पॉइंट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा हुआ कंडक्टेंस मोर। अरे दिया है क्या? और उसमें देखो एग्जांपल में दिया है ऑल सॉल्ट। तो देखो क्या ये सॉल्ट है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? वीक एसिड, वीक बेस। तो ये कैसा हो हमारा, इसका मतलब वीक एसिड है। कैसा है हमारे पास? अरे बोला था जो भी ऑर्गेनिक एसिड आएगा वो कैसा होगा भैया? वीक एसिड। अरे बोला था या नहीं बोला था? तो क्या ये ऑर्गेनिक एसिड है या नहीं है? तो वीक होगा या नहीं होगा? तो कंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? कंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट वन। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो ई दोनों में बात करो, ई दोनों में बस यही वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो क्या दोनों वीक एसिड है क्या? क्या कंसंट्रेशन अलग दिया है क्या? देखो तो हमारे चारों कंसेप्ट में से कोई कंसेप्ट कंसंट्रेशन के बारे में बात किया है क्या? अरे पहला बात किया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, पहला बात किया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है। बात किया था टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है। बात किया था सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो मानेंगे नहीं। और चौथा हमारा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन भी कुछ नहीं दिया है। तो कुल मिला के चारों में से कोई एप्लीकेबल नहीं है। अलग इसमें क्या है? ये है 0.1 और ये है 0.01। अरे है कि नहीं? ये वाला क्या है? 0.1। ये क्या हमारा? 0.01। ये क्या हमारे पास? 0.1। ये क्या हमारा? 0.01। तो यहाँ पे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। क्या होता है भैया? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। तो बताओ जिसका C ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, उसका डिसोसिएशन कम। अरे यहाँ पे अल्फा का मतलब डिसोसिएशन है ना, अरे अल्फा का मतलब डिसोसिएशन है ना। तो यहाँ पे अगर अल्फा का मतलब डिसोसिएशन है तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डिसोसिएशन कम, और जो टूटेगा कम वो कंडक्शन भी कम करेगा। जबकि इसका कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है तो टूटेगा ज्यादा, और टूटेगा ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा करेगा ना। तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दैट वन। भैया ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये सबको कंफ्यूजन होता है। इससे बनेगा भैया अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी। कोई दिक्कत? अरे यहां तक बातें समझ में आई क्या? चलो अब इसी में केस 2 बात करें क्या? अरे इसी में हम लोग केस 2 बात करें क्या? सेम क्वेश्चन है। अब हमारे पास केस 2 है, तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है। बराबर है क्या? अब तुमको एकदम पूरे को अरेंज करना है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 मोलर, ए ऑप्शन में दिया है 1 मोलर। अब तुमको तोड़ना आना चाहिए भैया FeCN6। बी में दिया है 1 मोलर, सारा हमारे पास 1 मोलर है। सारा क्या है हमारे पास? 1 मोलर। और हमारे पास बी में है Na2SO4।
फिर सी में है हमारे पास K3FeCN होल 6 बंद, उसके बाद है हमारे पास NaCl। बताओ किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? FeCN होल 6, हाँ CN साइनाइड। अरे बोलो बोलो जल्दी 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 जल्दी। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे क्या हम लोग? तुम कोऑर्डिनेशन में नहीं था ना? नहीं था। चलो आ जाओ प्रियांशु अली खान, देना। अरे देखो कंडक्टेंस किसका ज्यादा आता है? जिसका नंबर ऑफ आयन ज्यादा होता है। अरे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टूट साला करंट मारता है क्या रे? करंट मार दिया रे भाई। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें कि हम लोग कंडक्टेंस बढ़ाते हैं, कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आयन को बढ़ाते हैं। तो आयन चेक कर लो ना। अरे आयन चेक कर सकते हैं क्या? चलो तो हमारे पास है K4FeCN होल 6 है ना भाई। तो इसको तुम तोड़ोगे तो ये कितने में टूटेगा बताओ तो जरा। 4 गो K प्लस FeCN होल 6 का पावर -4। चलो Na2SO4 किस में टूटेगा? Na2SO4 किस में टूटेगा बोलो? 2Na प्लस SO4 -2। अगला बताओ K3FeCN होल 6 किस में टूटेगा? 3K प्लस FeCN होल 6 -3। और ये किस में टूटेगा भैया? NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो बताओ इसमें टोटल कितना आयन है भैया? 4 और 1 5, तो टोटल 5 आयन है यहाँ पे। यहाँ पे कितने आयन है? 3 आयन है। यहाँ पे कितने भैया? अरे इसके लिए कितना आयन है भैया? 4 गो आयन है। और इसके लिए क्या गो आयन है? 2 गो। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया क्या? अरे जिसका आयन ज्यादा उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? A, फिर कौन हो जाएगा? C, फिर कौन हो जाएगा? B, और फिर कौन हो जाएगा? D। हो गया DbCA। कोई दिक्कत नहीं आई समझ में? अरे इसमें सब कुछ सेम दिया ना, मोलर सेम दिया है, इंटरेक्शन के बारे में बात किया नहीं किया, सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं किया। इसका मतलब नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। अरे क्योंकि हम सब केस में क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ आयन बढ़ा रहे थे ना। अरे हम सब केस में क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ आयन बढ़ा रहे थे या नहीं बढ़ा रहे थे? तो नंबर ऑफ आयन हम वैसे बढ़ाए चाहे ऐसे बढ़ाए, बात तो बराबर है ना भाई। अरे बोलो मियाँ। हाँ बिल्कुल, देख लो 4 गो K प्लस और 1 गो पूरा का पूरा वो, तो 5 गो नहीं है क्या? फिर 3 गो, फिर 4 गो, और फिर 2 गो। तो जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। अरे आई बात समझ में नहीं आई? चलो केस 3 बात करेंगे क्या? केस 3 कर लोगे क्या तुम लोग? अरे केस 3 बात करे कर लोगे भैया? केस 3 मेरे को नहीं लगता तुम लोग से होगा, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। चलो हमारे पास ऑप्शन है, तुमको इसका ये बताना है कि भैया किस ऑर्डर में होगा, बराबर है क्या? यहाँ पे है तुम्हारे पास 1 मोलर LiCl, फिर 1 मोलर CsCl, फिर है तुम्हारे पास 1 मोलर KCl, और फिर है तुम्हारे पास 1 मोलर NaCl। ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। बताओ जरा, अरे बताओ जरा जल्दी बताओ, क्या जिसका साइज बड़ा होगा क्या उसी का कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्या? अरे आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन चेक करो हैं। हाँ जिसका साइज बड़ा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। देखो ना साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा, कंडक्टेंस ज्यादा। LiCl, CsCl, KCl, NaCl। CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड। नहीं आया बुझाया ने? अरे ना बुझा लो भाई। जल्दी जल्दी लिखो ना, तो इतना टाइम नहीं लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लिखेंगे अपन प्लीज। इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपन, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखेंगे। CsCl सीजियम क्लोराइड। अरे लीना की रब से फरियाद नहीं होता है, CS वही। ठीक है यहां तक। चलो अरे क्या इसका ऑर्डर कोई बता सकता है क्या? क्या बोलो जल्दी जल्दी।
हाँ फिर लिथियम। सही है। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कौन करेगा? सीजियम। अरे कुछ नहीं दिया भैया, हमारे पास खाली आयन दिया हुआ है ना रे, तो आयन आयन इंटरेक्शन तो है नहीं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो सकता है। अरे देखो ना, सबका अनायन सेम दिया है ना, क्लोरीन क्लोरीन, मतलब इसी के ऊपर चेंज दिया है मेरे को, लिथियम के ऊपर। देखो लिथियम के ऊपर चेंज हम पहले बता चुके हैं। देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो क्या कंडक्टेंस कम हो रहा है क्या? देखो ना, अरे इधर से जाते हैं तो साइज इसका बड़ा है ना। अरे लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबेडियम, रुबेडियम से बड़ा सीजियम, सीजियम से बड़ा फ्रेंशियम। अरे होता है कि नहीं होता है? तो जो सबसे बड़ा होगा उसका कंडक्टेंस सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, वहां पे पानी मॉलिक्यूल कम जुड़ेगा ना भैया। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे आगे बी, फिर हो जाएगा हमारा सी, फिर हो जाएगा हमारा डी, और फिर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज ए डी सी ए बी, ए डी सी बी। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक बोलो, कोई तकलीफ है तो जल्दी बताएंगे भैया। अरे ये समझ में आया क्या? आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन है तो देखो ये छोटा सा है। देखो भैया हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, फिर से बात कर लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम मन करे तो बना लेना। जैसे यहाँ पे लिथियम, वैसे तो डायग्राम बना ही हुआ ना भाई, वैसे नहीं बनाओ, यहाँ ऐसे बनाओ। ये हमारे पास छोटा सा है लिथियम प्लस, ये हमारे पास उससे बड़ा है दैट इज द पोटेशियम सोडियम प्लस, ये हमारे पास उससे बड़ा है दैट इज द पोटेशियम प्लस, ये हमारा उससे बड़ा है दैट इज द सीजियम प्लस, और सबके पास पानी है। तो बताओ कौन ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करेगा? यहां पे अट्रैक्शन 1 है, यहां पे अट्रैक्शन 2 है, यहां पे अट्रैक्शन 3 है, और यहां पे अट्रैक्शन 4 है। तो जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्या उतना ज्यादा वो कम कंडक्टेंस करेगा? अरे वो तो अट्रैक्शन के चक्कर में रह जाएगा ना रे। तो बताओ क्या A1 A2 A3 A4 में सबसे ज्यादा कौन है? A1 ज्यादा है क्या? फिर A2 फिर A3 A4। देखो ना दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आई? बोलबे नहीं करेगा सब, मत बोलो सब, सुधरो आराम से। हो गया क्या? बिठा दें? चलो टॉपिक डालना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। रुक जाना अभी। अच्छा एक बार नोट डालना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। नोट डालो, नोट में हम लोग लिखेंगे। पहले नोट डालो, जल्दी करो यार, तुम लोग बहुत लेट करता है यार, इतना हम नहीं सहेंगे यार, तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखता है। और तुम भाई क्लास में अब लिखना चालू कर दो। हाँ अब क्लास में तुम पूरा लिखेगा एकदम लाइन बाय लाइन, अब पूरा एकदम फेयर करेगा, फेयर करेगा। वो रफ किया है तुम, फेयर करेगा। कल से फेयर कॉपी तुम्हारा क्लास में होना चाहिए, बता रहे हैं हम तुमको। घर पे फेयर करने वाला तो अगर उतना तुम टैलेंटेड रहता ना तो 15 दिन में अभी तक ले तुम कितना फेयर कर ले रहता। ठीक है, तो कर लिया है ना, तो कल केमिस्ट्री का दिखाना। जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते ना, मैथ का कर लेते सर। अब फिजिक्स का तो पूछे नहीं, जिस दिन वही दिन किए, आप थोड़े पढ़ाते हैं है ना सर। आप जो नहीं पढ़ाते ना सब फेयर कर लेते हैं। फिजिक्स वाला पूछेगा सर केमिस्ट्री का कॉपी लाके दिखाएं सर आपको, तो जहिया से आए सर केमिस्ट्री फेयर कर रहे हैं सर। ये सब लग रही, ये सब बहाना नहीं चलेगा। ठीक है चलो नोट में लिखेंगे। अरे यार तुम दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ उससे मतलब नहीं, हमको केमिस्ट्री, हमको किससे मतलब, फिर कर फाइनल कर। चलो आ जाओ इधर देखो भैया, पॉइंट में लिखो। हाँ नोट में लिखना सबसे पहला पॉइंट, मतलब हम लोग पहला पॉइंट नहीं है, बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग चुनेंगे, है ना। मतलब पॉइंट्स टू प्रीफर, हम यहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे प्रीफर करने के लिए कि कंडक्टेंस कैसे कैसे है। पॉइंट्स टू प्रीफर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, तुम इसी पॉइंट्स को फॉलो करोगे। क्लियर भाई? पॉइंट्स टू प्रीफर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, पॉइंट्स टू प्रीफर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। अगर तुमको ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस निकालना है
तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको एक एक करके फॉलो करेंगे। पहले पहला स्टेटमेंट फॉलो करना, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा करना, नहीं समझ में आया तीसरा करना। समझ में आएगा? तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर प्रिफर्ड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्पीड में लिख भाई, राइटिंग घरे जाके बनाना आराम से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिफर्ड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मुझे कंडक्शन देखना है तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा भैया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रीफर्ड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एक लाइन में लिखो, खत्म बात। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रीफर्ड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सिर्फ एक बार बोलूंगा, है ना। इफ ऑल द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगला स्टेटमेंट है, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन प्रेफरेंस, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो प्रेफरेंस किसके ऊपर जाएगा भैया? कंसंट्रेशन। देन प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो जिसका स्ट्रॉन्ग है तब ब्रैकेट में लिखना, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा। ब्रैकेट में क्या लिख लोगे भैया? जिसका ये कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा। अरे लिख लिया क्या? प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। भाई इतना धीरे लिखेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? 12th का एग्जाम भी देना है तुमको, वो भी 3 घंटा में। अब तो वो 3 घंटा नहीं भाई, 2 घंटा देने वाला है अगले बार से तो लिखने के लिए। हाँ जी ना रे भाई, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों। बिहार बोर्ड तो 3 घंटा देगा, और 3 घंटा जब देगा तुमको लिखने के लिए, तो उसमें तुमको कै नंबर का पेपर? 80 नंबर का पेपर लिखना है बिहार बोर्ड के अंदर। क्या? रुक जाओ, तुम्हारे टाइम में होने दो, टेंशन क्या ले रहा है? चलो देख लिख लो, अभी बहस नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हारे टाइम में पेपर होने दो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ तो वो तुम्हारा तो 2-4 साल बाद होने वाला है। चलो यहां तक हो गया क्या? चलो अगला स्टेटमेंट लिखना, समझ में आ गया? अगर सारे स्ट्रांग होंगे तब, सारे स्ट्रांग होंगे तब, अगर वीक निकला तब, अगर दोनों वीक निकला तब फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका अल्फा कम, मतलब टूटेगा कम, तो फिर अरे ये उल्टा हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग का उल्टा हो जाएगा। तो लिखेंगे अपन तीसरा वाले में, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग, तीसरा स्टेटमेंट है, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी लिख भाई, एक बार और बोलूंगा, इफ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन, if all are strong electrolyte and concentration are same, and concentration are same, मतलब सबके सब strong electrolyte भी है और concentration भी same है, then preference on the basis of ions, then preference on the basis of ions, जिसका आयन ज्यादा होगा। देखो क्या ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे क्या? क्या सबका कंसंट्रेशन सेम था क्या? अरे ये सबके सब सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग हुआ, सबका कंसंट्रेशन भी सेम है, तो किस बेसिस पे दिए? आयन के बेसिस पे। देखो ये भैया 5 को, ये वाला 3 को, ये वाला 4 को, ये वाला 2 को। देखो 5 को वाला आगे जाया, फिर 4 को वाला, फिर 3 को वाला, फिर 2 को वाला। अरे आया कि नहीं आया? अरे आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक क्लियर है क्या? चलो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ ऑल एबव आर सेम, अगर ऊपर का सब सेम हो जाए, मतलब सब कुछ सेम हो जाए। इफ ऑल एबव आर सेम, देखो इसमें अरे कंसंट्रेशन सेम, सब स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सॉल्ट है। अरे है क्या? अंतर किसमें है? सिर्फ आयन में, ये भी सिर्फ इस वाले आयन में। अरे है ना, तो हम लोग बात करेंगे, इफ ऑल द एबव आर सेम देन प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन, देन प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन। और आयन का मोबिलिटी कैसा होगा भाई? अरे किसी आयन को मूव करना है तो बड़ा होना चाहिए कि छोटा? अरे हमको मूव करना है, मान लो यहां से लक्ष्मी चौक तक दौड़ते हुए जाना है, तो और मोटा होना चाहिए कि पतला? पतला, मतलब साइज कम होना चाहिए ना भैया। तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अरे जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका देखो, इसका साइज बड़ा था क्या, तो इसका मोबिलिटी देखो, साइज बड़ा तो मोबिलिटी कम। अरे यार ये उल्टा हो गया क्या? हाँ ठीक है, अगर से एथी है तब
मतलब स्ट्रॉन्ग है तब, स्ट्रॉन्ग है तब, स्ट्रॉन्ग है तब, ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस के मोबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर दे देंगे। क्लियर है भाई कि आयन कितना मूव कर रहा है। अरे ध्यान रखना कि उसमें कोई इंट्रैक्शन ना हो, ये वाला जो आया है वो इंट्रैक्शन के साथ आया है, ठीक है भाई, सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन हुआ है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई क्या? अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया? चलो अगला टॉपिक डालना भैया, हमारा 5वां नंबर है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हाँ, जब पानी मिलाएंगे तब। ठीक है भाई, पहला क्या था हमारा? पहला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा था टेम्परेचर, चौथा था इंटरेक्शन, और पांचवा आ रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जब हम उसमें पानी मिला देंगे तब क्या होगा? अगर तुम्हारे पास कोई कंसेंट्रेशन है और अगर उसमें पानी मिला देते हो तो उसमें केस में क्या होगा, हम उसकी बात अभी करेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे 5वां डालना भाई, इफेक्ट ऑफ तो रोहन श्रीवास्तव तुम्हारा वो वाला तो उड़ गया, वायर वाला, वायर वाला नहीं ना समझ में आया अभी तक? अरे नहीं ना आया, उसके बाद तो भाई तो तुमको तो बोल दिए पहले ही है, तुमको तो प्रूफ करा दिए कि हाँ तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ पे। समझ में आया क्या? यकीन मानो पिछले क्लास वाला को भी कुछ समझ में नहीं आया हुआ है तुमको। ठीक, पूछेंगे कहीं, टेंशन नहीं लो। चलो आ जाओ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में लिखना जरा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में अपन लिखेंगे जरा, हम लोग लिखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में पहले किसके बारे में? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ में आ रहे हो? अरे कप्पा की बात कर रहे हैं ना रे। चलो आ जाओ, याद है कप्पा का फॉर्मूला 1/ρ = 1/r × L/A, याद है क्या? अरे याद है क्या? L/A is cell constant, L/A is cell constant, 1/r is C and the 1/ρ is kappa. अरे it is not known as papa, it is called as kappa. याद है या भूल गए? चलो तो ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ क्लियर हुआ क्या? अरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ क्लियर है क्या? तो यहां पे हम लोग डालेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। भाई मेरे कल से थोड़ा सा ध्यान,
चलो आ जाओ। तो हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर है भाई? तो इसमें हम लोग लिखते हैं भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, हाँ बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, लिखो बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज ऑन by increasing dilution specific conductance decreases because the number of ion per unit volume decreases, because the number of ion per unit volume decreases, because the number of ion per unit volume decreases, because the number of ion per unit volume decreases। समझना जरा कैसे हुआ, इधर देखो इधर देखो इधर 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 देखो। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये, और ये भैया मान लो ये 10 लीटर का कंटेनर है, लेकिन हम पानी मान लो 2 लीटर डाले हुए हैं, ठीक है भाई? अरे बोलो रे, पानी हमारे पास क्या है? 2 ही लीटर है, तो इसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? L इंटू ए होगा ना। अरे हाइट इंटू इसका एरिया, अरे होएगा कि नहीं होएगा भाई? होएगा ना भैया, ये हमारा। तो हम यहाँ पे याद करो 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A यूज करते हैं क्या? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? हम लोग ये चीज यूज करते हैं ना भाई। तो अगर मान लो कि हमारे पास अभी 2 लीटर है और उसके बाद हम वॉल्यूम मान लो 10 लीटर, 10 लीटर का कंटेनर है तो पानी 10 लीटर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? तो भैया देखना, क्या इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या? अरे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अब मान लो 2 लीटर में 1 मोल है, 2 लीटर में 1 मोल है, और हम सॉल्यूट तो मिलाए नहीं है भैया। अब हमारे पास 10 लीटर में 1 मोल है, 10 लीटर में 1 मोल। अच्छा 2 लीटर में 1 मोल मतलब 2 लीटर में 1 मोल मतलब 1 लीटर में 0.5 मोल है, आयन ज्यादा है ना। अब हमारे पास 10 लीटर है और 10 लीटर में 1 मोल है, मतलब 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल है। अबे देखो अभी 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल था, अब 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल है, तो क्या 1 लीटर के अनुसार कंडक्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? और याद करो हमारा जो ये डिफाइन होता है वो पर लीटर के लिए डिफाइन होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, याद है क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड फॉर पर लीटर, 1 लीटर। जब 1 लीटर के लिए डिफाइन होगा तो क्या 1 लीटर के लिए घटा या बढ़ा? देखो पहले 1 लीटर के लिए 0.5 मोल मतलब इतना आयन था, अरे 5 गो आयन था कि जो उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। अब जब पानी मिला दिए हैं तो अब 1 लीटर में मात्र 1 गो आयन है जिसका कंडक्शन करवा सकता है। तो पहले 1 लीटर में 5 गो, अब 1 लीटर में 1 गो, तो किसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा? अरे इसमें कि इसमें ना ज्यादा होगा। तो पानी मिलाने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा कम हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई बात समझ में, पक्की बात है। मिटा दे भाई इसको, बस इसको समझाने के लिए बनाया था, डायग्राम बनाना नहीं है अपने को, ठीक है भाई? तो तुमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर है क्या? अरे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन समझ में आया क्या? अरे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्लियर है भाई? अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं मतलब पानी मिलाते हैं, अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं मतलब पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाने की वजह से क्या होता है ना? 1 लीटर में आयन का नंबर कम हो जाता। मान लो मेरे पास 10 रुपया है, क्या है मेरे पास, और 2 गो बच्चा यहाँ पे और हमको उसको देना है, तो क्या रुपया पड़ेगा? और 10 गो है तो 20 लिखा हो गया था। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएगा, क्या पर स्टूडेंट पैसा घटते जाएगा क्या? तो बेचारा दुखी होगा कि नहीं होगा? वो सोचेगा साला 5 रुपया मिलने वाला था 50 पैसा मिल रहा है, अभी दुखी होगा कि नहीं? मतलब उसका एक्सपेक्टेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही इसका एक्सपेक्टेशन था कि भैया मेरा बढ़ेगा, लेकिन इसका कंडक्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। अरे उठा के फेंक देंगे अभी तुमको, मोबाइल नहीं चलाओ क्लास में, पहले बता दिए थे। चलो आ जाओ अगला। अब बोलेगा मोबाइल नहीं चला रहे थे सर। तुमको टेम्पर बना के मारेंगे, समझ रहे? चलो आ जाओ अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। अगला टॉपिक डालना मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ अरे इसी में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के अंदर ही है। अभी यार अभी हम लोग देखे हैं क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखे ना, तो कप्पा देखे हैं, तो कप्पे के रिलेशन के साथ याद करो। अरे कप्पा का रिलेशन इसके साथ क्या था? 1000 इंटू अपॉन एम इन, अरे यार भूल गया, देखो लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम था। एक और क्या था बोलो, क्या था भैया? लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू, हाँ ये इक्विवेलेंट था तो 1000 अपॉन एन हो गया था, याद है ना?
अरे याद है ना, जब यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा तो यहाँ पे 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n। अरे याद है या भूल गए? अरे याद है ना, याद करो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का दो फॉर्मूला था। मोलर कंडक्टिविटी का हमारे पास दो फॉर्मूला आया था। एगो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, याद है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये भी था। दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है भैया, दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला याद रखना है, दोनों क्लियर है ना? लेमडा इज एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी वॉल्यूम, क्या एडी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाल दिया क्या टॉपिक? इसके अंदर लिखेंगे अपन ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अरे इधर देखो, इधर देख, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कुछ याद है क्या किसी को? अरे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी ना बताया हूं, क्या बताया भैया? लेमडा एम इज इक्वल टू क्या था बोलो? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अरे सही है ना? अच्छा मान लो हमारे पास कप्पा कांस्टेंट है, मान ले कप्पा हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो बताओ अगर लेमडा एम मेरे को ज्यादा चाहिए तो मोलरिटी मेरे को कम चाहिए। अच्छा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन सॉल्यूशन रे, सॉल्यूशन इन लीटर, सही है? अगर वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तब ना मोलरिटी कम होगा। तो बताओ अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अरे डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी कम होगा, और मोलरिटी कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा अगर हम पानी मिलाते जाएं तो एक वक्त ऐसा हो जाएगा जब हमारे पास मोलरिटी नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब 0.00001। अरे है कि नहीं रे? तो यहां पे हम चलेंगे 0 लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो 1000 इंटू रो, तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी। अरे ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा कि नहीं होगा? अच्छा हम पानी मिलाते गए मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे बोलो रे, मतलब इनफाइनाइट, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये खत्म हो जाएगा और फॉर्मूला बच जाएगा K इंटू 1000 फिक्स। अरे बोल आया कि नहीं आया? मतलब उसके बाद मोलरिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब मोलरिटी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। अरे बोलो रे, तो अगर देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, वापस बोल रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, अगर इसमें हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, तो हमारा कप्पा कम होता है। हमारा कप्पा क्या होता है भैया? कम होता है। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो जितना ज्यादा हम पानी मिलाएंगे उतना ज्यादा हमारा कंडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि भैया कंडक्टिविटी का रिलेशन उसके कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली होता है। अरे बोलो आया नहीं आया? अरे यहां पे m था ना भैया, तो जिसका मोलरिटी कम उसका कंडक्टेंस ज्यादा, उसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा, उसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। अरे सही है ना? तो em कम कैसे होगा? जब वॉल्यूम कम करो, क्योंकि मोल को तो छेड़छाड़ करना नहीं भैया। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना है, पानी निकालना है। अरे सही बात गलत बात? अबे आया कि नहीं आया? तो पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, मोलरिटी घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़े। अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे तो उस वक्त हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी 1000 इंटू कप्पा आएगा। अरे बोलो रे, क्योंकि ई तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा 0.000। अरे है ना? अब ऐसे तुम एक बात बताऊं, ये वाला ये भी नहीं आएगा भैया, ये इनफाइनाइट आएगा। कैसे आ जाता था? फॉर्मूला तो यार तुमने पढ़ा ही होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन 0। ये वाला वैल्यू हमको इनफाइनाइट देता है, और इनफाइनाइट इंटू कुछ हो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अरे सही है? तो ये डाइल्यूशन क्या तुम कभी निकाल सकते हो क्या? नहीं, ये हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये जो हमारा निकला है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोलरास्ट लॉ। याद करो, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कोलरास्ट लॉ। क्लियर है भाई? अभी आएगा हमारा धीरे धीरे आगे, ठीक है भाई? ये हमारा आखिरी ही पॉइंट है, कोलरास्ट लॉ बताएंगे, उस पर सवाल कराएंगे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है भाई? अभी हमारा आखिरी पॉइंट है। अरे यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आई? तो यहां तक कर लेना, इसके आगे हम लोग फिर बात करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक?